नमस्ते। आभास पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे बीच आ रहे हैं शौर्य सूद। शौर्य सूद एक पीएचडी स्कॉलर हैं जो जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं। उनके थीसिस का जो टाइटल है वो है इलेक्टोरल सिस्टम एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, अ कंपैरेटिव स्टडी इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो शौर्य जो हैं वो स्कॉलर होने के साथ साथ वो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं। और वो जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या डॉक्टरेट लेवल पे, वहाँ वहाँ उन्होंने सिस्टम को बदलने की, वहाँ पर डिसेबिलिटी राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े होने की कोशिश की है और बहुत सारे चेंजेस भी लाए हैं। एज अ स्टूडेंट वो चाहते हैं स्टूडेंट्स यूनियन भी पूरी तरह से इंक्लूसिव और एक्सेसिबल हो। वो अभी भी एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हैं। शौर्य सूद चेस प्लेयर भी हैं। उन्हें चेस खेलने का बहुत शौक है और वो बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं। वो चेस के मूव्स को, उसकी जो मूव्स होते हैं उसको अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। शौर्य कुछ भी कहने से डरते नहीं हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बेबाक हैं और वो फ्रैंकली बात करते हैं। वो सोसाइटी की जो धारणाएं हैं डिसेबिलिटी को लेकर, उससे परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें ह्यूमन समझना चाहिए, तो हमारे डिसेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है। वो सीधा सवाल करते हैं लोगों से। शौर्य सूद की बातें सुनकर आज बहुत अच्छा लगने वाला है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का पॉडकास्ट रहेगा हमारा। तो मिलते हैं शौर्य सूद से। आज के हमारे मेहमान हैं शौर्य सूद। शौर्य सूद जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। ये सिस्टमिक चेंजेस लाना चाहते हैं, पॉलिसी चेंजेस लाना चाहते हैं कि सबके लिए इक्वालिटी हो जाए, स्पेसिफिकली इलेक्टोरल सिस्टम में, राइट? आप इसी में ही कर यस। रहे हैं रिसर्च। यस। तो यस। आपने ये रिसर्च टॉपिक क्यों चुना? हाँ जी मैम, तो एक तो मैम इस टॉपिक में मैम बहुत कम काम हुआ है, जो ये एरिया है इलेक्टोरल सिस्टम्स का। तो मुझे लगता है कि हमारे इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। या मैम अगर एक आप सिटीजन है तो आपका आप तभी है कि एक आप डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है कि हम वोट करते हैं। तो हम वोटिंग सिस्टम कैसा है और इसके मैकेनिक्स कैसे हैं, ये आपका पूरा इलेक्टोरल रिजल्ट को शेप करते हैं। जैसे हम एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं। तो मैंने मैंने देखा कि ये जो सिस्टम है ये थोड़ा थोड़ा सा मेजॉरिटेरियन सिस्टम है, जिसमें वोट शेयर और सीट शेयर की डिस्क्रिपेंसीज होती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की काफी बात भी हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जी। तो लेकिन हमने समय के ये बहुत सारी वजहों की वजह से, एक तो इलिटरेसी और बहुत बहुत सारी और वजहें थी जिसकी वजह से हमने नहीं अडॉप्ट किया। तो मुझे लगा इस पर एक अच्छी कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है। तो मैंने इसलिए इसलिए सोचा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें कुछ नया लिटरेचर उभर के आएगा। बिल्कुल। तो आप अब पीएचडी के बाद क्या करना चाहते हैं? क्या करियर ऑप्शन क्या है आपके पास? मतलब आप विच विच पाथ यू वांट टू चूज? जी 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 मैम, तो अभी तो मैम आई एम जस्ट इतना मेरे को भी क्लैरिटी है इस समय मैं नहीं है इतना क्लियर कि पीएचडी के बाद। लेकिन मैम पीएचडी मुझे रिसर्च में बड़ा इंटरेस्ट था शुरू से ही। मेरे को पढ़ाई लिखाई में बहुत ही इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी मैं पीएचडी के बाद करूँगा, मैं किसी ना किसी तरह एजुकेशन वाली फील्ड में या कोई ना कोई रिसर्च रिसर्च से किसी ना किसी रूप में जुड़े रहना चाहूंगा। कुछ जी। ऐसा ही बात लूंगा जिससे जिससे मेरी जो माइंड की इन क्यूरियोसिटी है, हम्म। जो मेरे अंदर की वो है, वो हमेशा जगी रहे, वो मुझे जिंदा रखती है। हम्म। हाँ, क्योंकि मैंने देखा आपके 10th में भी 90% आए और आप एक जी। बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे यूनिवर्सिटी लेवल में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी। आप अब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं अपने कॉलेज में, स्पेशली डिसेबिलिटी एक्टिविज्म को लेकर, एडवोकेसी को लेकर। आपने काफ़ी काम किया है वहाँ पर। और हम्म। आपको जैसे स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कैसे कम्यूटिंग में आपको इश्यूज आते थे? जी, तो मैम मैं शुरू से ही है कि आपको मैं सिर्फ अपने
बचपन से बताऊं तो मैं, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, इज रिटायर्ड एज हेलीकॉप्टर पायलट फ्रॉम इन द इंडियन एयरफोर्स। तो मैं शुरू से ही एक बड़े एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ मेरी फैमिली में मेरे पापा मम्मी एक बड़ी सिस्टर हैं। और तो जब से मैं 28.5 नाउ। तो मैं शुरू से ही, जब से मेरी जैसे परवरिश हुई शुरू से, तो वो एकदम नॉर्मल किसी और बच्चे की तरह हुई। तो मुझे कभी ऐसा ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किसी भी तरीके से ये डिसेबिलिटी वगैरह, मतलब मुझे इस तरीके की इन्वायरमेंट में मैं नहीं रहा जो अलग अलग हो। जो बड़े, तो मुझे हमेशा से ऐसी इन्वायरमेंट की आदत रही। स्कूल तो मुझे जो मेरी लाइफ में चैलेंजेस मेरे स्कूल में शुरू होते होते हैं। मैं आपको अगर मैं शुरू कर दूं तो मेरे जैसे, अब मेरी डिसेबिलिटी के कारण मैं ये समझता हूँ कि हर एक बंदे की कुछ नीड्स होती है, वो डिफरेंट हो है। और हर एक बंदा किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट, हम लोग हर किसी पे इंटरडिपेंडेंसी है हमारी। तो मेरी भी थी, बट डिसेबिलिटी के केस में क्या होता है कि सोसाइटल स्टिग्मा और सोसाइटल उसके कारण से हम लोगों को वो इक्वलिटी नहीं मिलती सोसाइटी में जो बाकी लोगों को। तो आपसे आपको हर समय एक अलग तरीके से किया जाता है बाहर वाली दुनिया से। जैसे बिल्कुल। हम अलग हैं, हम अलग कोई वो है, हम ह्यूमन की तरह नहीं नहीं। जैसे हम एक, या तो जैसे बाकी सोसाइटी के लोग जैसे कोई दिव्य शक्ति या आजकल दिव्यांग बुलाते हैं, या जी। या फिर ये उसको समझते हैं कि वो बिलो ह्यूमन, मतलब वो है ही नहीं। तो ये दोनों ही नजरिए बड़े खराब हैं। तो यही यही नजरिया मैंने अपने स्कूल में से भी मैंने देखना, जहाँ पे मेरी कई बार होता था कि कई स्कूलों में, मैं एयरफोर्स में थे, पापा तो बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा। कई स्कूलों में टीचर्स में मेरे को स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते थे कि इन बच्चों को हम नहीं संभाल पाएंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है इनको जी। संभालना, हम इनके लिए अलग पेपर बना देंगे, अलग वो। लेकिन आप में तो एक समय तो ऐसा आ गया था लाइफ में कि मैं सोच रहा था कि मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू भी कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इतनी सारी रिजेक्शन आप जब झेल लेते तो एक वो तो लगता ही है कि आपको एक्सेप्टेंस। तो मैंने बहुत अच्छे से अपनी स्कूल एजुकेशन की। 12th क्लास में मेरे 90% से ज्यादा मार्क्स आए। तो उसके बाद मेरी लाइफ में काफी चीजें परिवर्तित हुई, लोगों का देखने का नजरिया भी बदला। बिल्कुल। लोगों ने देखा कि इसमें भी कुछ काबिलियत है और ये भी कुछ कर सकता है। और लोगों का समाज का दृष्टिकोण मेरी प्रति बदला, हाँ। जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। हम्म। तो जब मैं इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करने लगा, तो मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज में डीयू से मैंने ग्रेजुएशन किया। ओके। और और मैंने अपने जो आप डिसेबिलिटी एक्टिविज्म की बात कर रहे थे, वो मैंने कॉलेज से शुरू किया एक्चुअली। जो 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 हालांकि मैं अपने स्कूल में भी, मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल वाले काफी सेंसिटिव थे। हम्म। तो मतलब हम फिर मेरे को आने जाने में ऊपर होती थी तब हमारी हम्म। क्लासेस। तो मैंने स्कूल में कह के अपनी काफी वो लिफ्ट वगैरह उन स्कूल में प्रिंसिपल से और सबसे बात करके स्कूल में एक लिफ्ट लिफ्ट भी लगी। अच्छा। और तो मैंने तब बहुत सही, बहुत ही मतलब मुझे पता नहीं था कि वो मुझे तब ये भी नहीं पता था एक्टिविज्म होता क्या है। हम्म। मतलब मैं तो ऐसे ही बोलता था जैसे आपसे आपसे अगर कैजुअल बात हो रही है, तो मैं अब अपनी कुछ जरूरत है तो वो प्रिंसिपल हमारी बड़ी, जब स्कूल से मैंने अपनी 7 टू किया, तो वो बड़े काइंड थे। वो तो उन्होंने लिफ्ट की का कुछ वो किया, सिस्टम इंस्टॉल किया, और फंड वगैरह इकट्ठे किए। फिर मेरी स्कूल द्वारका से मैंने अपनी 12th की। तो स्कूल वालों ने काफी सपोर्ट किया। तो उसके बाद मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया, वो मैंने श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से किया। तो जो मैंने आपको अभी बताया, और मैंने वहां पे जब वो आते थे हमारे कैनवसिंग के लिए, जब एक पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे आते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट यूनियन हाँ इलेक्शंस हाँ। के लिए, तो वो ऐसी बात करते थे, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, और ये हम
हाँ हम ये करवा देंगे और आपकी क्या जरूरत है। तो मैंने तब ये किया कि आप डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे, जो कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं देखता था रोड बड़ी खराब है और ये है। तो तब वहां से शुरुआत हुई। फिर एमए में मेरे को फिर फिर एमए में मुझे करना पड़ा। पड़ा है कि जब मेरी क्लासेस जो थी जहाँ पे मैं जाता था साउथ कैंपस में, जब मेरी क्लास में मैंने देखा कि 6 से 8 सीढ़ियां हैं, और मैं बैटरी ऑपरेटेड व्हीलचेयर यूज करता था। हम्म। तो मैंने वहां देखा कि वहां पे भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया था मेरे डिपार्टमेंट ने कि आपके हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल हम्म। होता है। तो आपको तो मैंने फिर इसको काफी सोशल मीडिया का यूज किया, काफी सपोर्ट मोबिलाइज किया। तो डायरेक्टर से सब कुछ कह के फिर हमने क्लासेस शिफ्ट की। 2 मंथ लगे उसको। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर जैसे आप कह सकते हैं कि लाइफ ने मुझे कहा कि ये करना ही है, तो फिर बस करना ही रहा। ये था तो बस करते ही रहे। अभी भी मैं तो स्ट्रगल की तरह नहीं लेता। मैं कहता हूँ एक चैलेंज होते होते लाइफ में, और हर एक यही होता है जो लाइफ को अच्छा भी बनाती है। बट कई बार ऐसा भी लगता है कि अगर आपको बुनियादी जरूरतें के लिए ना लड़ना पड़े तो बंदा कितनी और चीजें भी कर बहुत सकता है, जो कि वो है। तो वही मैं जेएनयू में भी सिस्टमिक जो चैलेंजेस होते हैं वो सबसे ज्यादा खराब होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जेएनयू में भी जैसे कैंटीन, जेएनयू में भी हमारी फोटोकॉपी शॉप है, वो वो एक्सेसिबल नहीं है। और भी तो मैंने जेएनयू में भी काफी ज्यादा एक्टिविज्म किया और काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई है स्टूडेंट्स में, ओके। जो कि तो मैं कई चीजों में काफी सक्सीड भी किया, कई चीजों में अभी नहीं भी है, कई चीजों में भी चल रहा है, हम्म। वर्क इन प्रोग्रेस है। तो तो जो स्टूडेंट्स यूनियन होती है कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो स्टूडेंट्स यूनियन में आपको क्या लगता है इंक्लूजन है आज के समय में भी? बहुत ही मार्जिनल सा है। आप उसको इंक्लूड मतलब आप सिंबॉलिकली कह सकते हैं, अगर एक टोकन रिप्रेजेंटेशन जिसको आप कह दें कि हाँ जी एक मतलब, लेकिन इन जनरल तो मिसिंग ही है रिप्रेजेंटेशन। ओके। और तो आप जिस वजह से कम्यूटिंग के लिए जैसे आप कहते हैं कि आप मेट्रो यूज करते हैं, जी 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 तो अगर आपको दिल्ली मेट्रो का सीईओ बना दिया जाए कुछ समय के लिए, तो सबसे जी पहले और क्या करेंगे एक्सेसिबिलिटी के लिए? जी, ये तो बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। हाँ जी, मेरे मन में चलता ही रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और तो पहली बात तो मैं जैसे दिल्ली मेट्रो काफी एक्सेसिबल है, बल है, और काफी ज्यादा, मतलब मुझे लगता है काफी इट्स द आइडियल मॉडल ऑफ एनी पब्लिक दिस थिंग। तो मतलब मैंने तो आपको दिल्ली मेट्रो पे पहले मुझे लगता था रैंप ही नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड्स घर पे आ रहे थे, हम्म। और मेरा घर का जो मेट्रो स्टेशन है मेरे घर से हम्म। जस्ट 100 मीटर की दूरी पे हो था था। तो मैं बड़ा वो लगता था मुझे कि ये मेट्रो में भी रैम, और मुझे मेट्रो से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का अलग ही मजा। मतलब मुझे आई एम बिल्कुल। वेरी सोशल पर्सन, तो मुझे सबके साथ घुलना मिलना मतलब अच्छा लगता है मुझे। जैसे आप लोग ट्रेवल करते आ जाते, हम लोग, मैं भी वैसे ट्रेवल करूँ, तो मुझे मतलब बड़ा प्लेजेंट लगा कि वहां पे रैंप है। और मेट्रो में तो मुझे एंड टू एंड वो एक असिस्टेंस भी देते हैं। तो मेट्रो तो काफी एक्सेसिबल है। और मेट्रो में मतलब मुझे लगता है कि काफी हद तक सेंसिटिविटी है। लेकिन अगर आप और जगह की बात करें, और यही मुझे मौका मिले, तो मैं ये जो मेट्रो का मॉडल है, ये मैं और जगह इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, और पब्लिक प्लेसेस में, तो जहाँ आपके हिसाब जहाँ से आप अकॉर्डिंग टू यू अभी दिल्ली मेट्रो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है और उसमें कुछ और चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है? अभी देखिए, अभी मेरे जो मेरी तरीके की जैसे विजुअल मैंने देखा मेट्रो में टेक्टाइल पाथ्स
और वो भी है। और तो मुझे तो लगता है कि मेट्रो में अभी तक काफी है, और भी सुधार हो जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम्म। अभी अभी तक के उससे मैं बहुत खुश हूँ मेट्रो में। हाँ, ये अगर अगर आप पूछ रहे हैं, एक जो मैं ये करूंगा कि जो लिफ्ट और वो एस्केले लिफ्ट वगैरह में मैं देखता हूँ कि कई बार क्या होता है कि और जैसे लोग अपने अपने आप को पहले पहले जाना चाहते हैं, हम्म। जबकि लिफ्ट में लिखा हुआ है ओनली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन या। ओनली। तो अगर मैं अगर ये वाली आपको सेंसिटिविटी भी लोगों में आ जाए, तो हम्म। बहुत अच्छी अच्छी चीज होगी कि अपने आप लोग एक दूसरे को एक अवेयरनेस फैले। जैसे जैसे एक अनाउंसमेंट होती है, तो मेट्रो स्टेशन पे ये अनाउंसमेंट होती रहे हम्म। कि आप पहली प्रायोरिटी दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे देश के जो जो नागरिक है वो सेंसिटिव भी होंगे, संवेदनशील शील होंगे, और उनमें काफी ज्यादा जागरूकता है कि जो कि ये इंस्टीट्यूशन तो मुझे लगता है पीपल आर द एक्टर्स इन द इंस्टीट्यूशन। सो या। एनी इंस्टीट्यूशन जो भी है वो तब तक अच्छे वो कारीगर सिद्ध होगा जब तक लोग, तभी होगा जब लोग उसके प्रति समझेंगे। बिल्कुल। जब लोग भी हम तो लोगों में संवेदनशीलता लाने की ज्यादा बिल्कुल। जरूरत है। तो लोग जब हो जाएंगे तो आप चेंज अपने आप देख लेंगे सोसाइटी में। तो मैं लोगों में जरूर जरूर एक प्रयास करूंगा कि अवेयरनेस और सेंसिटिविटी आए। जी जी। हाँ जी। तो लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल का, कोट अनकोट नॉर्मल एंड कोट अनकोट एबनॉर्मल। जी जो जी पर्सन्स जी विद डिसेबिलिटीज हैं उन्हें एबनॉर्मल कहा जाता है, और जो नॉन डिसेबल्ड होते हैं उन्हें नॉर्मल कहा जाता है। तो जी। आपका इस नजरिए, इसके प्रति क्या आप क्या सोचते हैं कि ये सही टर्म्स यूज करते हैं, या जो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट एंड डिसेबल्ड स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके साथ भी इस तरह की डिफरेंसेस होते हैं आपके साथ? जी बिल्कुल होते हैं। मतलब आपको मुझे लगता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, पहले तो मुझे यही बड़ी हैरानी होती है कि कोई कोई भी अगर मिलता है, तो जैसे अगर आप बताओ कि आप पीएचडी, तो बड़े हैरान होते हैं। मतलब इतनी लो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की कि शायद लोगों को ये भी नहीं लगता कि बंदा एक कुछ पढ़ता लिखता भी होगा। उसको आप नॉर्मल भी कुछ रिप्लाई कर दोगे तो देखें देखें तो ये नॉर्मल मुझे बड़ा बड़ा वो बहुत ही अजीब सी वो लगती है कि क्या नॉर्मल, क्या जो सोसाइटल नॉर्म्स को ना कंफर्म करे वो उसको एबनॉर्मल बोल। बोल देते हैं। और जो तो ये क्या है नॉर्मल, ये भी हमने बनाया हुआ है, सब एक कंस्ट्रक्टेड टर्म है। जी। आप बंदे की नॉर्मल मिलसी से मतलब बार बार ही प्रूव करना क्यों पड़ता है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्यों नॉर्मल है? हम्म। वो एक जैसे आम बंदे को तो नहीं प्रूव प्रूव करना पड़ता कि वो जैसे आपको जॉब करने भी जाए, करने इंटरव्यू भी देने जाएंगे, तो आपकी क्षमता पे पहले सवाल उठा दिया जाएगा कि आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, जी। आप जॉब जॉब पकड़ पाएंगे कि नहीं हम्म। पकड़ पाएंगे। हर चीज में ये सवाल होता है। और मुझे एक बात इससे जुड़ा हुआ मुझे एक उदाहरण याद आता है। जब मैं अपनी हम्म। ड्यू में मुझे एक सीआर बनने का मौका मिला था, हम्म। क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो मेरे से क्या हो गई थी एक गलती। हम्म। एक बार क्या था, क्लास के टाइमिंग की इंफॉर्मेशन को लेके मैंने हाँ। ग्रुप पे थोड़ा सा, मैं नया नया बना था, तो मतलब कंफ्यूजन हो गई थी मुझे हम्म। कि 8:30 की क्लास मैंने या पहले थी या वो क्लास 8:30, तो मैंने उसका टाइमिंग कुछ और लिख दिया हम्म। ग्रुप में। तो मेरी उस गलती को लोगों ने ये सोचा कि ये डिसेबल्ड बंदा है, ये इसको तो ऐसे ही होगा जब आप ऐसे बनाओगे। हम्म। जबकि गलती तो हर आदमी कर सकता है। गलती बिल्कुल। तो हम सब करते हैं। गलती तो इंसान इंसान तभी इंसान है अगर वो गलती करता है, नहीं तो वो भगवान ही होता। बिल्कुल। तो मैं तो लोगों की सोच पे बड़ी हैरानी होती है। इवन मुझे तो लगता है कि मतलब ये भी बड़ी अजीब बात है कि हमारे समाज में थोड़ा सा अगर उसको पागल है, बेवकूफ, वो क्या है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी वो हम क्या किस तरीके से बोलते हैं, अंधा है क्या, मतलब इससे हमारे समाज की वो पता चलती है कि हम कितने असंवेदनशील
लोग लोग हैं जो कि हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो बोलने की तहजीब नहीं है लोगों में, तभी ऐसे बोलते हैं। और आजकल एक डिस्कोर्स चला हुआ है एबल्ड और डिसेबल, तो मुझे तो उससे भी काफी प्रॉब्लम होती है, एबल्ड बॉडी और नो। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी एबल्ड, हर हम सभी किसी ना किसी रूप में एबल्ड है और किसी ना किसी रूप में बिल्कुल। डिसेबल्ड है। तो मतलब मुझे इस बाइंड्री से भी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं तो एक ऐसी ऐसी समाज की परिकल्पना करता हूँ जहाँ पे ये कुछ भी ना हो। एक जैसे आप मेल फीमेल की डिस्टिंक्शन, तो अगर कोई फीमेल है तो वो एबनॉर्मल थोड़ा नहीं है। हम्म। कोई कोई बोलता है उसको कि आप एबनॉर्मल है, आप नॉर्मल नहीं है। आप बिल्कुल। उसे डाइवर्सिटी की तरह ट्रीट करते हैं ना हम्म। सोसाइटी समाज में। हम्म। तो मैं तो चाहूंगा डिसेबिलिटी को भी एक डाइवर्सिटी की तरह ट्रीट किया जाए, और एक अलग जरूरतें और उनके प्रति थोड़ी संवेदनशीलता लाई लाई जाए। और किसी से किसी की नॉर्मल सी चीज कोई, हमें किसी को अधिकार नहीं है एबनॉर्मल किसी को तो सर्टिफिकेट देने का किसी को अधिकार नहीं है। जैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी का, आपने भी नेट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो आपके हिसाब से ये जो एग्जाम्स हैं ये एक्सेसिबल और इंक्लूसिव हैं? और अगर नहीं है तो कैसे हो सकते हैं? जी जी। तो ये जो एग्जाम वगैरह होते हैं ये भी बड़े वो है, नहीं ये बिल्कुल ही इनको सेंसिटिविटी इधर साफ झलकती है, इनको कुछ नहीं पता है। मैं तो आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मुझे और कोई भाषा आती नहीं। हाँ, डायरेक्ट जी। बोलना चाहिए। जब हम एक्टिविज्म में तो, होते हैं तो हमें डायरेक्ट ही बोलना चाहिए। मैं तो ये जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए, जैसे मैं एनटीए के एग्जाम दे हम्म। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, ये पीएचडी एंट्रेंस, हम्म। और ये एम ये एमफिल वगैरह के भी मैंने एंट्रेंस दिए थे, या मैंने नेट जेआरएफ के भी दिए थे। तो हम्म। एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि स्क्राइब्स वगैरह की है, अच्छा। कि इनके पास अपने स्क्राइब हो तो इनके अपने कोई स्क्राइब रखते नहीं। और हम्म। हम हमें बोल आपको रिक्वायरमेंट देने के बाद भी ये नहीं पता। मैंने आप फॉर्म भरा, मैंने उसमें एक रिक्वायरमेंट डाली कि जी मुझे स्क्राइब चाहिए, हम्म। बट मुझे तब भी नहीं पता कि मुझे स्क्राइब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम्म। हम्म। आप ये तो हाल है। फिर अगर मैंने डाला कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो भी मुझे सेंटर वो एलोकेट कर देते जो कि इनएक्सेसिबल है। एक मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, तो उसको भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। ओके। वो उसको सेंटर जब एनटीए एलोकेट किया एक बार, तो उसको तो पहली बार तो घर से उसके 100-150 किलोमीटर दूर सेंटर एलोकेट किया। और ओके। 8वें मंजिल पे वो था, ना कोई लिफ्ट है ना कोई रैंप पे, तो 8वें मंजिल तक उसको चढ़ा के लेके गए। तो मैं तो इनसे मैंने तो ये खुद फेस किया है। जब मैंने अपना जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो मेरा मेरा सेंटर ऐसी जगह पे लॉकेट जो हुआ जो बिल्कुल व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं था, ओके। सेकंड फ्लोर पे था, और वहां मुझे उठा के ले गए थे। फिर एक बार ये हुआ मैम, कि मैंने जब अपना एग्जाम लिखा, तो मेरे को वही पूछ रहे इन्विजिलेटर कि अ, आपको क्यों स्क्राइब चाहिए, आप तो ये तो एमसीक्यू एग्जाम है। अब मैम ये इनका काम थोड़ा नहीं है कि ये पूछना कि आपको ये एग्जाम में एक ये स्क्राइब क्यों चाहिए। स्क्राइब तो प्रोविजन अगर है मेरी डिसेबिलिटी के लिए, तो मैं स्क्राइब की प्रोविजन ले सकता हूँ। मतलब इट वाज ह्यूमिलेटिंग फॉर मी। या। अगर मैं कि मेरी पीठ में दर्द हो जाती है, हम्म। हम्म। कमर में मेरी पेन शुरू हो जाती है, अगर मैंने स्क्राइब ले लिया, तो भी मैं प्रूव करूंगा कि मैं क्यों स्क्राइब ले रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल चीज है, अनएक्सेप्टेबल। तो मैंने तो उनको कहा कि आप मेरे इन्होंने 10-15 मिनट खराब किए थे उस हाँ, एग्जाम में। मैंने कहा फिर आपका ये काम नहीं है, मैंने तो उनको कह दिया था। मैंने कहा फिर आप बताइए अपना नाम, जो भी आप। तो फिर वो जाके तब उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तो तब तक दम करे कर ही जा रहे थे।
एक तो बंदा वैसे ही स्ट्रेस्ड होता है एग्जाम के टाइम में, एक आप उस पे और दो तीन तरह के वो और कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है ना मम्मी, एक चीज है जो मैं आपसे, ये डिसेबिलिटी को क्या है कि लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये हम्म। लोग अपनी डिसेबिलिटी का फायदा उठाते हैं, स्क्राइब लेके ये हम्म। करते हैं वो करते हैं। अपने अगर ऐसा लगता है किसी को तो अपना स्क्राइब प्रोवाइड कीजिए, आप इन्विजिलेशन शिफ्ट कर दीजिए। हम्म। ये सोचिए कि आप किसी को कहेंगे कि आप स्क्राइब क्यों लेके आए हैं, आपको आपको तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो ह्यूमिलेशन है बंदे की बॉडी कंडीशन तो शौर्य, कंडीशन आ- पे। आप चेस खेलते हैं, हमने देखा। जी तो चेस खेलते वक्त आपने कौन सा ऐसा सबक सीखा है आज तक जो आपको रियल लाइफ में, आपकी एक्टिविज्म में हेल्प करता हो? वो सबक, वो मूव जो आप यूज करते हैं चेस खेलते वक्त और वो रियल लाइफ में अपनी एक्टिविज्म में यूज करते हैं, कुछ ऐसा है? जी जी। तो मैम आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। और मैं तो चेस की गेम बहुत फॉलो, बहुत ही लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस तो है, ये गेम भी बहुत है। वैसे तो एक तो आपको शतरंज की गेम पेशेंस सिखाती है। चेस इज अ लॉट अबाउट पेशेंस। या। आपको आपको आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत जी। अच्छी हो जाती है। जी। जैसे कि आपको कैसा डिसीजन लेना है। कई बार आपको कई चीजें लगती होंगी आपकी इम्पल्सिवनेस में कि हम्म। वो सही है, बट आपको फिर अपने अपने आप को कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, वो भी सिखाती है हम्म। की गेम। और सबसे अहम चीज जो चेस हमें और सिखाती है वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कि जितने भी आप देखते होंगे चेस के जो प्लेयर्स हैं वो 8 to 10 मूव्स अहेड दे थिंक ऑफ देयर ओपोनेंट, एंड हम्म। दैट इज व्हाई दे आर एबल टू विन द गेम, बिकॉज उनके दिमाग में इतनी लॉन्ग टर्म चीजें होती है। तो वो क्या किस मूव किस पर्पज से चल रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी, वो सब देख के चलते हैं। तो उसमें एक पॉन की मूव भी बड़ी। तो ये आपको शतरंज की गेम से मुझे और सबसे बड़ी चीज जो सीखने में कि आपको जो भी चीज सोचनी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम्म। देखने हैं। ये नहीं है कि आपने आज डिसीजन ले लिया, आपको पता ही नहीं कि आपने क्यों लिया, आपको सोच विचार के हम्म। लेना पड़ता है। और एक एक हर मूव का एक वो होता है सीक्वेंस, सही समय होता है, मूव ऑर्डर होता है। तो उसमें चलनी बहुत जरूरी है। तो ये गेम तो बहुत ही मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रही है। और मैं हमेशा अपनी अपनी लाइफ को इस गेम से रिलेट भी कर लाइफ और एक्टिविज्म को इस गेम से रिलेट करके करके चलता हूँ। और अभी भी मैं गेम्स वगैरह फॉलो करता रहता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एज ए पर्सन, और अपनी गेम भी इम्प्रूव करने की रहती है। बट अब मैं इतना खेल नहीं पाता क्योंकि पढ़ाई लिखाई से अपना समय मांगती है। टाइम लगता है, हाँ। तो अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में डिसेबिलिटी इंक्लूजन या अवेयरनेस के लिए एक मैंडेटरी क्लास हो, क्योंकि जी होनी चाहिए, एक मैंडेटरी क्लास हो, और आपको कहा जाए कि उसका सिलेबस बनाओ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप कौन सी इंक्लूड करेंगे उसमें? जी। तो मैं एक वैल्यू एजुकेशन, एक जैसे होता है कि एक मैं जैसे सेंसिटिविटी जिसमें जिसमें सिर्फ एजुकेशन आज की तारीख में बहुत मैकेनिकल हो चुकी है। मार्क्स और हालांकि एजुकेशन तो सोसाइटी में वैल्यूज और एक हमें एक अच्छे इंसान बनाने के लिए होनी चाहिए थी। जैसे पीएचडी करके आदमी को यह पता चलना चाहिए कि उसे दुनिया के बारे में कितना कम पता है, दुनिया में कितना कुछ है जानने को। बट आदमी घमंडी बन जाता है कि मैं तो अब जगत ज्ञानी बन चुका हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे ज्ञान के पर्वत शिखर पे पहुंच के मुझे किसी और से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नहीं है। उसमें आप जानने की इच्छा कम और अपने आप को दिखाने की इच्छा ज्यादा वो हो जाती है कि मुझे हर चीज की जानकारी है। हम्म। तो एक अगर मैं एक हम्बलनेस की क्वालिटी बड़े बहुत जरूरी है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत मिसिंग है। और सब कुछ एक डिग्री मार्क्स एक पैकेज तक ही सीमित रह गया है, जो हम्म। कि हमारे सोसाइटल वैल्यूज को डिग्रेड कर ही रहा है और कर चुका भी है बहुत हद तक। तो अगर ये क्वालिटीज होंगी, ह्यूमैनिटी, सेंसिटिविटी और बीइंग काइंड टू अदर्स,
अभी अभी क्या है ना, अगर आप हम किसी की मदद भी करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हमें उससे क्या फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कि मैं क्यों मदद करूं, मुझे तो फायदा है नहीं। फायदा देखते ना, फायदा हो गया हर चीज। डिसेबिलिटी को ये लेकर बहुत सारे मिथ्स मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है जो आपके साथ किसी के व्यवहार में आपको ये दिखा हो किसी कि मिथ और मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा होते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये नहीं है वो नहीं है, या ये करते हैं दे ऑलवेज डिमांड हेल्प। तो आपके साथ इस तरह का कोई फनी इंसिडेंट हुआ छोटा सा? मैम, तो मैं आपको एक चीज ये, जैसे मुझे एक बार किसी ने जैसे फेसबुक पोस्ट में मुझे किसी ने टोल जैसे नहीं होते, तो उन्होंने कहा था तुम्हें किस क्राइब की जरूरत है, या तुम्हें तो उसने बंदे बंदे ने जैसे कहते हैं ना कि मेरे को भी ये मलेरिया, मेरे को भी ये, मैं भी बीमार था, ये हमें क्यों नहीं वो मिलता, हमें भी ये होना चाहिए, तुम्हें क्यों रिजर्वेशन विजन की जरूरत है, इतनी कैपेबल हो तो तुम्हें तुम्हें क्यों ये चाहिए सरकारी रिजर्वेशन, और तुम अपने बलबूते पे क्यों नहीं आ सकते। तो वो कह रहा था ऐसे हमें भी वो है, कोई कोई तो डिसेबिलिटी और डिजीज में मैं फर्क मैं देख रहा था, जो बंदा डिसेबिलिटी और डिजीज में वो अंतर नहीं कर पा रहा था। He हम्म was not able to differentiate between disability and disease. जी। There is a lot of difference between these two terms. तो ये जो मैं देखता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है कि डिसेबिलिटी होती क्या है, और हर एक डिसेबिलिटी के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। जैसे लोगों को रैंप का नहीं पता, कोई लोग मुझे कहते हैं हमने आपको देख के रैंप का पता चला, हमें तो कभी रैंप का पता ही नहीं था। और और लोगों को लगता है कि पता नहीं, जैसे आपस में क्या, या तो लोग बहुत ओवरली स्वीट हो जाते हैं या बात ही नहीं करेंगे। जैसे जैसे ओवर स्वीटनेस भी ऐसे लगता है कि वो मिठास बड़ी डायबिटिक सी लगने लग जाती है, कि वो इतना मीठा बंदा है नहीं, जितना वो बन जाता है, जैसे उसको लगता है कि ये बेवकूफ आदमी है, या इनको बेचारों को मतलब ऐसे ही है। मतलब हम तो इसका मतलब डिसेबिलिटी का मतलब ये थोड़ा ना कि उसमें ह्यूमन क्वालिटी नहीं हो। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसी बातचीत होनी चाहिए। हम्म लेकिन वो बातचीत मैं देखता हूँ समाज में बहुत है ही नहीं। मतलब लोग अभी भी ऐसे बात करेंगे सिंपैथी के दृष्टि से, या बात करेंगे कि बहुत ही लो दे भगवान, मैं ऐसा किसी के साथ ना करे ये। तो हम्म वो सिंपैथी भी नहीं, वो पिटीनेस ज्यादा लग हम्म जाती है एक टाइम के बाद ना, कि आप एक ओवर जो हो जाते हैं। एम्पैथी एम्पैथी चाहिए आप, जो जहाँ किसी की जरूरतें महसूस कर सके। ये नहीं कि आप किसी को सिंपैथी की बेचारे की नजर से देखते हैं अभी भी बिल्कुल। डिसेबिलिटी को, कि इन इन बेचारों को। तो वो एक नजरिया है जो कि बदलने की बहुत जरूरत है हम्म सोसाइटी में। वो बदले तो काफी चीजें फर्क। अपने आप ही बदल जाएंगी। तो आज के 5 साल बाद आप डॉक्टर शौर्य सूद हो जाएंगे, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आफ्टर 5? जी। तो आफ्टर 5 इयर्स या 10 इयर्स, मैं अपने को विजुलाइज करता हूँ, मैं चेंज एज ए चेंज मेकर। मतलब मैं अपने को आई शुड मीन नॉट ओनली इन द डोमेन ऑफ डिसेबिलिटी। हम्म मतलब सिर्फ मैं एक डिसेबिलिटी के दृष्टिकोण से लोगों की विचारधारा को नहीं, सिर्फ उसी के दृष्टिकोण से नहीं प्रभावित लेकिन मैं काफी और नजरिए से भी लोगों को के दृष्टिकोण को I would like to influence change people's mindset as a change maker, ऐसा चीज। uh, who who has an influence. My हम्म life should be influential. It should not be कि लोग भूल जाए कि मैं कौन था। हम्म। हाँ जी। तो हाँ अगर जी। जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे कि अगर जी आपको एक अनलिमिटेड बजट दे दिया जाए और जेएनयू का वाइस चांसलर बना दिया जाए, तो सबसे पहले आप जेएनयू में ऐसा क्या करेंगे जो किसी ने नहीं किया? जी 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 जी। पहले तो मैं जेएनयू का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना चाहूंगा। जेएनयू का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है,
हम्म। खराब है। और जेएनयू में मैं देखता हूँ बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, कभी पानी और कभी अच्छा। और सारी समस्याओं को लेके। बिल्डिंग्स बड़ी खराब है लोगों की। तो मैं जेएनयू का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक चेंज करना चाहूंगा। और जो और जो जेएनयू में और जो मैं चाहूंगा कि मैं चेंज लाने की वजह मैं लोगों से पूछूं। मैं स्टूडेंट्स के बीच में जाऊं, जैसे मैं स्टूडेंट्स के बीच में जाके उनसे पूछूं कि उनके लिए क्या क्या और जरूरत उनकी क्या जरूरतें हैं, हम्म। उनसे मैं बात करूं। देखिए, एक कुलपति को एक इंस्टीट्यूशन के ये लोगों के बीच में होना बहुत जरूरी हम्म। जरूरी और रेगुलर बातचीत होती रहनी चाहिए। एक्चुअली ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जो आप ज्यादातर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वगैरह जो भी उनका उनका जो एक्सेस लोगों के पास कम होता है। मतलब आप एक इंस्टीट्यूशन, तो वो जो एक्सेस है वो बढ़ना चाहिए। हम्म। जितने लोग आपसे आके प्रॉब्लम बताएंगे उतना ही आपका ओरिएंटेशन बढ़ेगा। या क्योंकि आपको नहीं, आप एक व्यक्ति को कितना पता होगा, या उसको भी उतना ही पता होगा ना जितनी उसकी नॉलेज है। बिल्कुल। मेरी नॉलेज उन चीजों से बढ़ती है जो मेरे लोग मुझे आसपास फीडबैक देते हैं। जी तो जी। मैं स्टूडेंट से जरूर बात करूंगा कि उनकी क्या तो आपके समस्या है। आपके कहने का और मतलब है एक फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव बहुत जरूरी है वहां पर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन इट शुड नॉट बी परसीव्ड एज कि मैं आई एम सेइंग दैट द प्रेजेंट वाइस चांसलर इज आल्सो वेरी गुड। दैट देयर इज नो दैट इज दैट या वो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट सिंस इट वाज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, या तो मैंने इट इज अ मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। जवाब थोड़ा वैसे दिया है। बट दैट बीइंग सेड, या हाँ जी। सो थैंक यू शौर्य। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा मैं, लगा। और हाँ जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड डू कीप इन टच। थैंक यू मैम, थैंक्स लॉट। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और मैम मुझे बड़ा और अच्छा लगा कि आपके माध्यम से ये आप जैसे लोगों के माध्यम से ये बातें और दूर तक जाएंगी। और आज चर्चा का विषय विषय बनेंगी। और ऐसी कोशिशें हमारे समाज में होती रहनी चाहिए। और आप जैसे लोगों को मैं बहुत सलाम करता हूँ इस अरे चीज के लिए, क्योंकि क्योंकि इन इन मुद्दों को बड़े कम, अभी भी जितनी बातचीत होनी चाहिए वो उतनी अभी भी नहीं हो रही। तो इन आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है सोसाइटी में। बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि चेंज में मेरे जैसे बंदे तभी ला सकते हैं अगर हमें सपोर्ट आप जैसे लोगों का मिले। और इसी के दूसरे हमारा चेंज हो सकता है। तो ओ, थैंक यू फॉर दिस opportunity, and you are taking a very noble cause, and I hope you succeed in all your endeavors. थैंक यू शौर्य, थैंक यू। ओके देन। Okay.